हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बेटा। अभी एक काम कर लेते हैं। अभी अपन सिलेबस को जैसे 7 चैप्टर तक का है ना बेटा, 7 चैप्टर तक आएगा ना, स्कूल में बताए होंगे। हाँ, तो 7 चैप्टर अभी जैसे 5th चल रहा है अपना, 6th 7th 2 चैप्टर और बचा हुआ है। इसको कंप्लीट करके फिर पीछे से अपन तुरंत स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है बेटा, आगे नहीं पढ़ेंगे। अब आगे पढ़ेंगे अपन फिर जब ये एग्जाम ओवर हो जाएगा, या एक बार पीछे से पूरा रिवीजन कर लेंगे तब जाकर के आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा। हाँ बस ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। पूरा चैप्टर मतलब अपने को जैसे अभी पढ़ रहे हैं उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन कर लेंगे, एमसीक्यू के क्वेश्चन करेंगे, और जो भी छोटे मोटे जो डाउट होंगे उसको करते जाएंगे। ठीक है। चलो बेटा, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी। मैग्नेटिक परमेबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होती है, ये हम लोगों को यहाँ पे समझना है कि मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होती है। तो देखिए बेटा, एक्चुअल में जब किसी भी मेटल को जब हम लोग कहाँ रखते हैं, किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो वह मेटल उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से कितना पास होने देता है, उसी को हम लोग मैग्नेटिक परमेबिलिटी कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को किसी मेटल के अंदर से पास होने की परमिशन, कितना परमिशन है, कितना उससे पास हो सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक परमेबिलिटी कहते हैं। समझ में आ गया बेटा। जैसे मान लीजिए कि यह कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, और इसमें आपने किसी मेटल को इस तरह से आपने रखा है, किसी मेटल को आपने इसमें रख दिया। अब यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि यह जो मेटल है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से कितना पास होने देता है। इसको मैं मान लेता हूं कि B0 है। तो इसके अंदर से कुल कितना पास होने देता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक परमेबिलिटी कहते हैं। मतलब वह मैग्नेटिक फील्ड जो किसी मेटल के अंदर से पास होती है, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी। तो इसको हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं फिजिक्स लैंग्वेज में, इट इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू परमिट द पासेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स थ्रू इट। किसी मेटल के अंदर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पास होने की एबिलिटी ही मैग्नेटिक परमेबिलिटी कहलाती है। अब इसमें हमें यह देखना है कि कुल कितना मैग्नेटिक फील्ड इससे पास हो सकता है। इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसको जनरली हम लोग म्यू आर से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब इसको एक तरीके से लिखें तो हम लोग म्यू आर के द्वारा इसको डिनोट कर सकते हैं। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी जो होती है इसको हम लोग म्यू आर से डिनोट कर सकते हैं। तो म्यू आर इक्वल टू कितना होगा, म्यू आर इक्वल टू जो होता है ये होता है इस मटेरियल की जो परमिबिलिटी अपन में इसका जो फ्री स्पेस की परमिबिलिटी होती है, उन दोनों के रेशियो इसके बराबर होता है। मतलब ये हो गया
म्यू अपान में म्यू नॉट, म्यू अपान में म्यू नॉट, वेयर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं म्यू इक्वल टू क्या है, तो म्यू जो है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल एंड जो म्यू नॉट होता है यह होता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इस तरह से हम लोग मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू आर इक्वल टू म्यू अपान म्यू नॉट, वेयर म्यू इज द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया। परमिएबिलिटी ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल अपान में परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, और इन दोनों के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, इन दोनों के रेशियो को ही कहा जाता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। इसको हम लोग दूसरे टर्म में भी अच्छा एक मिनट, यहां से जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी यानी कि म्यू आर है, म्यू आर की जो वैल्यू होती है म्यू आर इक्वल टू, यह इक्वल होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 वेबर पर एम्पियर मीटर, या इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 वेबर एम्पियर -1 मीटर -1। तो बात वही होगी, पर एम्पियर मीटर या एम्पियर -1 मीटर -1 इंटू में वेबर। तो ये इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी। ठीक है बेटा, यह जो है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी जो होती है यह नो यूनिट या यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसकी कोई नो यूनिट एंड नो डायमेंशन, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। ठीक है, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, क्योंकि ऑलरेडी हम जानते ही हैं कि जब कोई भी चीज रेशियो में रहती है तो रेशियो का कोई डायमेंशन नहीं होता है, क्योंकि जो रेशियो होता है सेम यूनिट वाले का रेशियो हम बनाते हैं। तो उससे क्या होता है, दोनों ऊपर नीचे दोनों की जो यूनिट होती है वो कैंसिल हो जाती है, तो ये क्या होती है, यूनिटलेस हो जाती है, डायमेंशनलेस हो जाती है। और ये तो इसकी ये वैल्यू है, एक तरीके से ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। क्या है ये, न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो म्यू आर अगर हम देखें तो म्यू आर जो है, म्यू आर का एयर में कुल कितना वैल्यू होती है और किसी मटेरियल के लिए कितना वैल्यू होती है वो हम देखते हैं। यहां पे म्यू आर फॉर एयर के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है, जबकि म्यू आर की वैल्यू फॉर मटेरियल ये जो होती है इक्वल टू 8000 होती है, 8000। तो यहां पे, या इसको हम लोग सॉफ्ट आयरन भी बोल सकते हैं, मटेरियल की जगह पे हम सॉफ्ट आयरन भी लिख सकते हैं, इसको सॉफ्ट आयरन। तो सॉफ्ट आयरन के लिए म्यू आर जो होता है 8000 होता है, जबकि एयर के लिए या फ्री स्पेस के लिए कितना होता है, 1 होती है। तो ये कहलाता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। फिर एक बार, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या है, तो किसी भी मटेरियल से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पास होने की एबिलिटी ही क्या कहलाती है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कहलाती है। जयेश, राजदीप, क्लियर हो गया बेटा, ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया ये? ओके। अब इसको हम लोग दूसरे टर्म में भी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि जो म्यू आर होता है, म्यू आर को हम लोग दूसरे टर्म में भी लिख सकते हैं। यानी कि जैसे म्यू आर इक्वल टू म्यू अपान में म्यू नॉट है। अब यहां पे जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस मटेरियल से पास करती है, तो यह जो मैग्नेटिक मटेरियल है
या मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाती है। क्या हो जाती है? मैग्नेटाइज हो जाती है। और मैग्नेटाइज होने की वजह से इस मटेरियल के अंदर एक खुद की या अलग से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसका डायरेक्शन भी सेम उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। ठीक है बेटा, जो बी है या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मैग्नेटाइजेशन ड्यू टू द मैग्नेटाइजेशन, या जो मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटाइज होने की वजह से इससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी है इसको हम लोग इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, म्यू आर इक्वल टू परमेबिलिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मटेरियल, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मटेरियल आफ्टर मैग्नेटाइजेशन अपन में मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये हो जाएगा बेटा। मैग्नेटाइज होने के बाद से इस मटेरियल की टोटल जितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है उस मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो को हम लोग क्या कर सकते हैं? मैग्नेटिक परमेबिलिटी कह सकते हैं। मतलब ये लिखा जा सकता है म्यू आर इक्वल टू बी अपान में बी नॉट, म्यू आर इक्वल टू बी अपान में बी नॉट। अब यहां से हम लोग देख सकते हैं कि इसकी दो फार्मूले बन गए। thus अब हम लोग यहां से लिख सकते हैं म्यू आर इक्वल टू म्यू अपान में म्यू नॉट इक्वल टू बी अपान में बी नॉट, जहां पे बी जो है उस मटेरियल की मैग्नेटिक फील्ड है आफ्टर मैग्नेटाइजिंग, मैग्नेटाइज होने के बाद टोटल इसका जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको बी से रिप्रेजेंट मैंने किया है, और जो बी नॉट है इसका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। तो इन दोनों का रेशियो भी किसके बराबर होता है? म्यू आर के इक्वल होता है, या म्यू अपान में म्यू नॉट भी म्यू आर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये दो फार्मूले हमें मिल गए, एक फार्मूला म्यू आर इक्वल टू म्यू अपान म्यू नॉट एंड म्यू आर इक्वल टू बी अपान में बी नॉट। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया? ओके। जयेश, हाँ बेटा समझ आ रहा है ना? नहीं, मेरे साइड से तो कोई नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है। राजदीप आपको? हाँ, मेरे साइड से तो कोई इशू नहीं है। आप एक बार रिफ्रेश कर लो, पेज रिफ्रेश कर लो एक बार। हाँ ठीक है। Classification of the substances according to the mu r means मैग्नेटिक परमेबिलिटी के अकॉर्डिंग सबस्टेंसेस को कितने तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है? क्लासिफिकेशन ऑफ substances
क्लासिफिकेशन ऑफ substances according to म्यू वार। म्यू वार का मतलब क्या है? मैग्नेटिक परमेबिलिटी के बिहाफ पे सब्सटेंस को कितने पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इसको डिवाइड किया गया है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, और दूसरा डिवाइड किया गया है मैग्नेटिक मटेरियल या मैग्नेटिक सबस्टेंस, मैग्नेटिक मटेरियल या सबस्टेंस। ये दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पे कब हम कहेंगे कि वह जो सबस्टेंस है वह नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है? तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल तब होगा जब इसमें म्यू आर की वैल्यू इक्वल टू 1 होगी। अगर ये म्यू आर की वैल्यू 1 होती है तो उस सिचुएशन में दिया गया सबस्टेंस नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होगा। जैसे इसमें एग्जांपल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं एयर हो गया, एयर, कॉटन, ग्लास, या इसके अलावा वुड भी हम लोग ले सकते हैं, वुड, तो ये सब चीजें क्या हैं? ये सब चीजें नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हैं। और मैग्नेटिक मटेरियल में जो म्यू आर की वैल्यू होती है, म्यू आर नॉट इक्वल टू 1 होता है, म्यू आर नॉट इक्वल टू 1 होता है, जिसका मैग्नेटिक परमिबिलिटी अगर 1 के इक्वल नहीं है तो वो सारे सबस्टेंस मैग्नेटिक मटेरियल कहे जाते हैं। और जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, अगर उस मैग्नेटिक मटेरियल को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वह मैग्नेटाइज होते हैं। ठीक है बेटा, वो मैग्नेटाइज होते हैं। क्लियर हो गया बेटा? ये क्लियर हो गया? तो यहां पे 1 मार्क्स से क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि कोई भी सबस्टेंस नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कब होगा या मैग्नेटिक मटेरियल कब होगा। तो उस समय आपको बताना रहेगा कि जिस सबस्टेंस का मैग्नेटिक परमिबिलिटी यदि 1 है तो वह नॉन मैग्नेटिक होगा, और 1 के अलावा यदि कोई दूसरा है, 1 को छोड़कर के यदि कुछ भी उसकी वैल्यू है म्यू आर की, तो वह क्या होगा? मैग्नेटिक मटेरियल होगा। क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हो गया? अब यहां पे हम लोगों को देखना है कि मैग्नेटिक जो सबस्टेंस होता है वह कितने टाइप का होता है। मैग्नेटिक सबस्टेंस को भी हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इसको देख लेते हैं हम लोग, मैग्नेटिक सबस्टेंस या मैग्नेटिक मटेरियल कितने टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। मटेरियल और सब्सटेंस। तो इसमें मैग्नेटिक मटेरियल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। 3 कैटेगरी में इस तरह से डिवाइड किया है। जैसे पहले तो फर्स्ट कैटेगरी जो है, इसमें हम लोग बोलते हैं डायमैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। तो डायामैग्नेटिक कब होता है? डायामैग्नेटिक में जब म्यू आर की वैल्यू क्या होती है? म्यू आर इज लेस देन 1 होता है। म्यू आर इज लेस देन अगर 1 होता है तो उस टाइप के सबस्टेंस को हम लोग डायामैग्नेटिक कहते हैं, डायामैग्नेटिक कहते हैं। इसमें एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं, जैसे एंटीमनी, बिस्मथ। एग्जांपल एंटीमनी, बिस्मथ,
या इसके अलावा कॉपर हो गया, क्वार्ट्स हो गया, वाटर हो गया, कॉपर, क्वार्ट्स, वाटर, इट्स, ये सारे जो मटेरियल्स है, सारे जो सब्सटेंस है, या डायामैग्नेटिक मटेरियल कहे जाते हैं, और इनका जो म्यू आर की वैल्यू होती है वो 1 से लेस होती है। दूसरा जो मटेरियल होता है उसको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक में जो म्यू आर की वैल्यू होती है वह म्यू आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है बेटा, ग्रेटर देन 1 होती है। इसमें भी एग्जांपल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं, जैसे इसके एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं एल्यूमिनियम, क्रोमियम, मैग्नीज। हाँ बेटा, क्वार्ट एक तरीके का, जैसे अपने आप ये देखते हो ना, जैसे डायमंड भी क्या है, एक मटेरियल है, वैसे ही क्वार्ट्स भी क्या है, एक मटेरियल ही है। ये भी क्वार्ट्स भी एक तरीके से बहुत ही लस्टर होता है, लस्टर टाइप का ये एक मटेरियल होता है, मतलब इसमें भी शाइनिंग बहुत रहती है क्वार्ट्स में। ये जैसे स्टोन टाइप का ये कुछ होता है क्वार्ट्स। ठीक है बेटा। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं क्रोमियम, मैग्नीज, एक्सेट्रा। तो इस टाइप का जितने सब्सटेंसेस के जो म्यू आर की वैल्यू होती है, अगर म्यू आर की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो उसको पैरा मैग्नेटिक मटेरियल के रूप में रखा गया है, पैरा मैग्नेटिक मटेरियल के रूप में रखा गया है। और उसके बाद से आता है एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इसमें जो म्यू आर होता है, म्यू आर की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है 1 से बहुत ज्यादा होती है, जिसको हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। इसमें इस टाइप के जो मटेरियल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज होते हैं, मतलब अगर उनको एक्सटर्नल फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वो बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज होते हैं, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल, आयरन, कोबाल्ट, निकल, एक्सेट्रा। तो इस टाइप के मटेरियल को हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। और जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वह एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रांगली क्या होते हैं, मैग्नेटाइज होते हैं, बहुत ज्यादा ही मैग्नेटाइज होते हैं। क्लियर हो गया बेटा? जयेश अभी ठीक है, क्लियर है? ओके। अब हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटिक इंटेंसिटी होती क्या है?
इसको समझने के लिए हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि यदि किसी मटेरियल को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखा जाए, किसी मटेरियल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से रखा जाए, तो यह एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड है इस मटेरियल को कितने फोर्स से उसको मैग्नेटाइज करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी कहते हैं। कितने तेजी से इसको क्या कर रहा है, मैग्नेटाइज कर रहा है, उसको हम लोग मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहा जाता है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं एच से। किससे डिनोट करते हैं, एच से। तो जैसे मान लीजिए कि अगर इस मटेरियल को हमने अगर एक्सटर्नल फील्ड में रखा तो ऑलरेडी ये क्या हो जाएगा, एक मैग्नेटाइज होगा, और मैग्नेटाइज होने के ड्यू टू इसमें एक खुद की क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड इसमें प्रोड्यूस हो जाएगी, इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इसको हम लोग, मैंने क्या बताया, किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एच से इसको डिनोट किया जाता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी को। और इसका मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फोर्स है या किसके इक्वल होता है, तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इसका फ्री स्पेस का जो मैग्नेटिक परमिबिलिटी है, उन दोनों का रेशियो मैग्नेटिक इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है इसको, तो H इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं B नॉट अपान म्यू नॉट। क्या हमने बताया यहाँ पे, मैग्नेटिक इंटेंसिटी H इक्वल टू रेशियो ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इन विच मटेरियल पुट टू द मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। ठीक है बेटा, इस फ्री स्पेस का जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी है और जो इसका मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों के रेशियो को ही मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहा जाता है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया ये। H इक्वल टू म्यू नॉट अपान में म्यू। इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ही इस मैग्नेटिक मटेरियल को इस एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाता है तो यह मैग्नेटाइज हो जाता है। मैग्नेटाइज होने की वजह से इसका खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड इसमें क्रिएट हो जाती है, जिसको हमने B से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है उसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, H इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मटेरियल आफ्टर मैग्नेटाइजिंग, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मटेरियल आफ्टर मैग्नेटाइजिंग अपान में क्या लिखना रहेगा इसमें, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल या मीडियम। तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मटेरियल आफ्टर द मैग्नेटाइजिंग। तो ये हमें मिला क्या, B अपान में, और इसके परमिएबिलिटी, तो परमिएबिलिटी क्या मिलेगी, किसकी परमिएबिलिटी चाहिए मुझे, मीडियम की। तो मीडियम की परमिएबिलिटी क्या होती है, म्यू। तो यहां से H इक्वल टू हमें मिल जाएगा B अपान में म्यू। तो चाहे मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक इंटेंसिटी को H इक्वल टू B नॉट अपान में म्यू नॉट लिखे या H इक्वल टू B अपान में म्यू लिखे, इन दोनों फार्मूले के द्वारा इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इसकी जो SI यूनिट होती है वह SI यूनिट एम्पियर पर मीटर होती है। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी
मैग्नेटिक इंटेंसिटी H इज एम्पियर मीटर -1, ये होती है बेटा, या एम्पियर पर मीटर, ये इसकी SI यूनिट है। क्लियर हो गया बेटा? ओके। यहां पे जो B है ना, यह मैग्नेटाइज होने के बाद, मटेरियल को मैग्नेटाइज होने के बाद ये टोटल इसकी मैग्नेटिक फील्ड है। B जो है मटेरियल के मैग्नेटाइज होने के बाद इस मटेरियल की टोटल मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। अब यहां पे मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी हम लोगों को पढ़नी है। मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी को हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो होता है मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, ये डिपेंड करती है उस मटेरियल के नेचर पर कि वह मटेरियल, उस मटेरियल का नेचर क्या है, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कैपिटल I से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नेटिक मोमेंट अपान में वॉल्यूम होता है। मैग्नेटिक मोमेंट मतलब डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और उस मैग्नेट के वॉल्यूम, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी हाँ बेटा, हाँ उसमें भी क्या था, उसमें मीडियम और फ्री स्पेस के लिए फ्री स्पेस का रेशियो था, है ना। इसमें देखो, वहां पे किस लिए हम लोग पढ़ते थे, वहां पे क्या पढ़े थे, वहां पे वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए पढ़े, यहां पे हम लोग किस लिए पढ़ रहे हैं, मैग्नेटोस्टैटिक के लिए पढ़ रहे हैं। बस इतना ही फर्क है, इतना ही फर्क है दोनों में। नहीं तो क्वेश्चन में तो कुछ तो पता रहेगा ना, कुछ तो पता चलेगा ना कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का है कि मैग्नेटोस्टैटिक का है, मैग्नेटिज्म का है कि इलेक्ट्रिसिटी का है, ये सॉरी हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक का, ये तो पता तो चलेगा ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात आ रही है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का है, मैग्नेटिक फील्ड की बात आ रही है तो मैग्नेटोस्टैटिक का है। तो यहां पे मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी को हम लोग कैपिटल I से डिनोट करेंगे, और कैपिटल I इक्वल टू होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपान में वॉल्यूम। अब यहां पे अगर मान लीजिए कि कोई आपके पास एक ये मैग्नेट है जिसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, अगर इस मैग्नेट की लेंथ 12 है,
मैग्नेट की लेंथ अगर 12 है और इसके जो पोल्स की स्ट्रेंथ है अगर स्मॉल m है, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M इक्वल टू हो जाएगा 2L इंटू M, ये मिल जाएगा हमें। और दूसरा, इसका वॉल्यूम कितना होगा, अगर मैं मान लेता हूं कि इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया, अगर इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया A हो, तो उस सिचुएशन में वॉल्यूम ऑफ दिस मैग्नेट कितना हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ, तो A इंटू 2L मिल जाएगा। अब इसको मैं अगर इसमें रख देता हूं तब ये हमें मिलेगा देयरफॉर I इक्वल टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यानी कि 2Lm अपान में वॉल्यूम A इंटू 2L, A इंटू 2L से 2L कैंसिल हो जाएगा, I इक्वल टू मिल जाएगा M अपान में A, I इक्वल टू M अपान A। तो ये मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी होगी बेटा। मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी के फॉर्मूला में मिल गया स्मॉल m अपान में A, जहां पे स्मॉल m क्या है, वेयर स्मॉल m इज द स्ट्रेंथ ऑफ पोल, स्ट्रेंथ ऑफ पोल एंड A इज क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ मैग्नेट, या मैग्नेट की क्रॉस सेक्शन एरिया होगी ये। तो इस फार्मूले से हम लोग मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी ऑफ द मटेरियल इज आल्सो डिफाइंड एज द पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया। अब यहां पे हम लोग इस तरह से देख भी रहे हैं कि यहाँ पे m जो है टोटल पोल स्ट्रेंथ ऑफ द पोल स्ट्रेंथ है और ये टोटल एरिया है। अगर मैं इसको ये बोलूं कि पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया, पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया इज नोन एज मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं 10 पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया is called magnetization intensity। मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, तो इस तरह से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, या दूसरे तरीके से ये यहाँ पे स्टार्टिंग में बताया था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपान में वॉल्यूम ऑफ मैग्नेट। तो इन दोनों में से किसी भी तरीके से इसको डिफाइन किया जा सकता है मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी को। हाँ बेटा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या हो गया बेटा, मैग्नेटाइजेशन का मतलब हो गया कि कुल कितने मतलब कितने तेजी से वो मैग्नेटाइज हो रहा है, कितने तेजी से मैग्नेटाइज हो रहा है। और मैग्नेटिक इंटेंसिटी का मतलब कितने फोर्सली वह मैग्नेटाइज हो रहा है। मतलब वहां पे क्या हम लोग देख रहे हैं कि जो आउटर या एक तरीके एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उस मटेरियल को कितना फोर्सली क्या कर रहा है, मैग्नेटाइज कर रहा है, कितना फोर्सली उसको मैग्नेटाइज कर रहा है। क्योंकि जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी थी उसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते थे, जिसको मैग्नेटाइजिंग फोर्स बोलते थे। मैग्नेटाइजिंग फोर्स यानी कि एक्सटर्नल जो फील्ड है वह एक्सटर्नल फील्ड उस मटेरियल को कितने फोर्सली क्या कर रहा है, उसको मैग्नेटाइज कर रहा है। और यहां पे दूसरा क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी का मतलब जो मटेरियल है वह कितना फास्टली मैग्नेटाइज हो रहा है। इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है।
यहाँ पे यह किस पे डिपेंड कर रहा है, ये जो डिपेंड कर रहा है मटेरियल के नेचर पे डिपेंड कर रहा है, और वहां पे वो किस पे डिपेंड कर रहा था, वह एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा था, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जितना स्ट्रांग होगा उतना ही ज्यादा वो मैग्नेटाइज होगा। क्लियर हो गया बेटा? यह जो है, हाँ, ये आई जो है डिपेंड करती है किस पे, आई डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है, यानी कि उस मटेरियल के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो ज्यादा मैग्नेटाइज होनी चाहती है, उसको हम लोग कहेंगे मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। क्लियर हो गया बेटा? इसकी जो एसआई यूनिट है वो भी एम्पियर मीटर पर मीटर ही होती है। एसआई यूनिट की एम्पियर पर मीटर, इसकी एसआई यूनिट होती है किसकी, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी की। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया ये? अब इसमें एक न्यू टॉपिक है जिसको हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है? इट इज ए प्रॉपर्टी विच डिटरमाइन हाउ इजली ए मटेरियल कैन मैग्नेटाइज। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से यह पता चलता है कि कोई भी मटेरियल कितना आसानी से, कितना इजी वे में क्या हो रहा है, मैग्नेटाइज हो रहा है। और इसको हम लोग सिंबल काई एम से रिप्रेजेंट करते हैं। काई एम, काई एक सिंबल है जो एक्स के जैसा होता है बट एक्स नहीं है। और जो ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, यह मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी और मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इन दोनों का रेशियो होता है। मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी और मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इन दोनों के रेशियो को हम लोग मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसको हम लोग इस तरह से, एक साइन होता है एक्स के जैसा होता है और इसको काई पढ़ते हैं, काई एम से रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। या जैसे हमने बताया कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी और मैग्नेटिक इंटेंसिटी का रेशियो होती है। इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी I to the magnetic intensity. मैग्नेटिक इंटेंसिटी H, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी I और मैग्नेटिक इंटेंसिटी H का ये रेशियो होता है। दैट इज हम लोग लिख सकते हैं इसमें काई एम इक्वल टू आई अपान में H। ये
इस तरीके से मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को लिखा जा सकता है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी 3 मिनट ही हो सकता है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है, या मैंने जैसे बताया कि कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल कुल कितने आसानी से वह क्या हो सकती है, मैग्नेटाइज हो सकती है, उसी को हम लोग मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। जो जिसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जिस मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज्यादा होती है वह उतना ही ज्यादा मैग्नेटाइज होता है। मतलब मोर काई एम, यानी कि जिसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जितनी ज्यादा होगी वह उतना ही क्या होगा, मोर मैग्नेटाइज होगा, मोर मैग्नेटाइज। और जिसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जितनी कम होगी वह उतना ही क्या होगा, उतना ही कम मैग्नेटाइज होगा। ठीक है बेटा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने कई सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया। मैग्नेटिक परमेबिलिटी हम लोगों ने डिस्कस किया, फिर मैग्नेटिक मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी स्टडी किया, मैग्नेटिक इंटेंसिटी स्टडी किया, इसके अलावा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का IM स्टडी किया। ठीक है बेटा। तो आज बस इतना ही रन देते हैं, बाकी कल डिस्कस करेंगे।